Hello everyone. Hello everyone. I Utkarsha Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Students, today we are going to learn the continuation part of previous video, that is types of cogeneration. On previous video you have learned about the classification of cogeneration, its principle, concept and application. Learning outcomes: after watching this video, you will be able to learn the concept, principle, and advantage and disadvantage of the classification of cogeneration. Classification of cogeneration on the basis of technology is three, that is steam turbine cogeneration system, gas turbine cogeneration system, and reciprocating engine cogeneration system. Now, steam turbine cogeneration system is divided into two parts, that is back pressure steam engine, extraction condensing steam engine. Today you will see about open cycle gas turbine and closed cycle gas turbine plus reciprocating engine cogeneration system. So on the basis of technologies, let's start with open cycle gas turbine. As you can see the diagram or figure of the open cycle gas diagram, here first is compressor, then gas chamber, this is the combustion chamber, this is the turbine, HRSG is the heat recovery steam generator, and G is for generator. So first of all, मोस्ट ऑफ द अवेलेबल गैस टर्बाइन सिस्टम जो होती है वहाँ पे हम ओपन साइकिल गैस टर्बाइन ही यूज़ करते हैं. यहाँ पे यू कैन सी दिस गैस चैम्बर, कंबशन चैम्बर. ये कंबशन चैम्बर में हमें एयर मिलती है फ्रॉम दिस कंप्रेसर. कंप्रेसर से आपको एयर मिलती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एंड देन दिस एयर इज़ फेड टू द कंबशन चैम्बर एट इंक्रीज टेम्परेचर और प्रेशर में आपको यहाँ पे एयर मिलेगा. एंड फिर यहाँ से हम फ्यूल भी उसमें फेड करेंगे सो दैट वी कैन बर्न दिस फ्यूल इन दिस कंबशन चैम्बर. ठीक है, इस कंबशन चैम्बर में हम फ्यूल बर्न करेंगे एंड आफ्टर बर्निंग दैट फ्यूल वी विल गेट हाई प्रेशर स्टीम. हाई प्रेशर स्टीम आपको मिलेगी है ना, विच प्रोड्यूस अ मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी विल फेड टू द जनरेटर. इस जनरेटर को फेड करेंगे विच इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस टर्बाइन लो स्टीम, या फिर आप कह सकते हो टर्बाइन रिजेक्ट एग्जॉस्ट गैस. ठीक है, एट टेम्परेचर, मतलब जो इस टर्बाइन से एग्जॉस्ट गैस जो होती है वो कहाँ पे जाती है, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में, जिसका एक टेम्परेचर जो होता है वो 450 डिग्री टू 600 डिग्रीज होता है. वो हम कहाँ पे भेजते हैं, हीट रिकवरी बॉयलर में. इसको हम बॉयलर भी बोल सकते हैं और स्टीम जनरेटर भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सेंड करने के बाद हम उस स्टीम को प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एंड उसे हम फिर प्रोसेस के लिए भेज देते हैं टू द डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है. प्लस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आपका स्टीम होता है जिसको आप लोग इंडस्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम क्या करते हैं, लिबरेट कर देते हैं. लिबरेट इन द एटमॉस्फेयर. वो स्टीम है, आराम से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो सकता है, तो उसे हम लिबरेट कर देते हैं. बट द लिबरेटेड जो स्टीम होता है वो इम्प्योरिटीज़ फ्री रहता है, जैसे कि उसमें सोडियम, सल्फ़र, आयरन, पोटेशियम, ये सारे केमिकल्स उसमें नहीं होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब भी नहीं करते. तो इस तरीके से हमारा ये ओपन साइकिल गैस टर्बाइन वर्क करता है. ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. डिज़ाइन बहुत सिंपल है और स्मॉल इन साइज़ है. ओपन साइकिल गैस टर्बाइन डज नॉट डिमांड एनी वार्म अप. इसको किसी भी तरह का
वार्म अप की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले से इसको ऑन करके नहीं रखना पड़ता. इट इज़ when the process started, then you have to start that time. डिसएडवांटेज, ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी काफ़ी सेंसिटिव होती है क्योंकि इसमें एफिशिएंसी हमारी चेंज होती रहती है डिफरेंट टाइम पे. और जो कंप्रेसर का जो ब्लेड होता है उसमें डर्ट और डस्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली एयर ले रहे होते हैं. और एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली अगर आप एयर लेते हो थ्रू कंप्रेसर तो उसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज़ इन्वॉल्व रहती है. तो यहाँ पर हम किसी भी तरह का फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. पार्ट लोड ऑपरेशन रिड्यूस इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली. जो लोड की रिक्वायरमेंट होती है वो इससे फुलफ़िल नहीं हो पाती. मतलब लोड जितना होगा हम उतनी ही एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे, बट इस प्रोसेस में आपका जो पार्ट लोड होता है, पार्ट लोड मतलब जो एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है उस टाइम पे ये यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि ये उतना एफिशिएंट नहीं है. नाउ सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी क्लोज्ड साइकिल गैस टर्बाइन. सी, इन ओपन साइकिल गैस टर्बाइन हम लोग जो रिमेनिंग स्टीम थी उसको लिबरेट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, इसलिए वो ओपन हो गया. बट यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी ओपन नहीं है. सी, हियर इज़ द कंप्रेसर वेयर वी यूज़ द एयर, है ना, वी यूज़ द एयर एंड टू that will enter to compressor and this compressor will give to the heat exchanger. यहाँ पे हम लोग ने हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया है जहाँ प्रीवियसली हमने ओपन में कंबशन चैम्बर यूज़ किया था, बट हियर वी आर यूजिंग हीट एक्सचेंजर. एंड हीट एक्सचेंजर जो है वो हीट सोर्स के साथ कनेक्टेड है, मतलब एक्सटर्नल हीट सोर्स, मतलब हम किसी और चीज़ का यूज़ करके इसको हीट देंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे हीट एक्सचेंजर में. ठीक है, सो यहाँ पे हमने हीट एक्सचेंजर को दिया. अब ना ये जो हीट एक्सचेंजर है ये उस फ्यूल को बर्न करके उसमें भी लो प्रेशर हीट, जो भी टेम्परेचर हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो टरबाइन को देगी. एंड फिर टरबाइन क्या करेगा, उस स्टीम को हाँ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके किसको देगा, जनरेटर को, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. नाउ रेस्ट ऑफ द turbine exhaust gas will be given to where it is heat recovery boiler. ये आपका heat recovery boiler है, यहाँ पे दिया. और यहाँ पे देने के बाद आपका जो यूज़फुल स्टीम था वो आपका कहाँ पे जाएगा, पेपर मिल्स में, शुगर फैक्ट्री, ये सारी जगहों पे, या रेसिडेंशियल एरियाज़ में, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हम इसको दे देंगे. उस तरह के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, को जनरेशन प्लांट में हम इसको प्रोवाइड करेंगे. बट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टीम जो हमारी यूज़ नहीं आई उसको हम लोग एयर में लिबरेट ना करते हुए हम लोग उसको फिर से वापस कहाँ पे डालेंगे, कंप्रेसर में डालेंगे. यहाँ पे जो आपका कंप्रेसर यूज़ हो रहा है वो एयर और वाटर दोनों के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो ये एक क्या है, हम इसको एक्सपैंड, हम उसको कंप्रेस करेंगे और फिर हम उसको कहाँ पे भेजेंगे, कंप्रेसर में. यहाँ देखिए ये हीट रिकवरी बॉयलर है ना, यहाँ पे आपका स्टीम जो है वो एक्सपैंड होगा. एक्सपैंड होने के बाद वो आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जाएगा. बट जो आपका रेस्ट ऑफ द स्टीम है वो फिर से कहाँ जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा और वहाँ पे ये कंप्रेस हो जाएगा. और कंप्रेस होके हम फिर से उसको हीट एक्सचेंजर में भेजेंगे. तो ये एक पूरा क्लोज्ड साइकिल है, इसीलिए हमने इसका नाम क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन रखा है. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर डिपेंड नहीं है, कोई भी थर्मल लोड पर डिपेंड नहीं है. यहाँ पे स्टीम जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल को जनरेट करने के लिए. कोई भी फ्यूल आप यूज़ कर सकते हो, हाई या लो क्वालिटी का. हायर कैपिटल कॉस्ट है क्योंकि ये क्लोज्ड है और इसमें हम लोग एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर रहे हैं हीट को, हीट एक्सचेंजर के लिए, तो कैपिटल कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है. और फिर लो एफिशिएंसी फ्यूल है तो इससे हमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का एफिशिएंसी है वो थोड़ा सा कम या वेरिएशंस आपको मिल सकता है इसमें. नाउ दिस इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन द ओपन
cycle gas turbine and closed cycle gas turbine. See, इन क्लोज साइकिल जो कंप्रेस्ड एयर है वो हम लोग हीटिंग चैम्बर में, आपने देखा वहाँ पर हीट एक्सचेंजर था, है ना, क्लोज्ड में, तो हमने वहाँ पर हीट एक्सचेंजर यूज़ किया था। लेकिन ओपन में हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं कहाँ पे, कंबशन चैम्बर में ही हम यूज़ करते हैं। ये एक डिफरेंस है। एज द गैस हमने हीट किया है एक्सटर्नल सोर्स से, तो द गैस रिमेन्स द सेम थॉट इन द साइकिल। तो जो गैस है, क्योंकि हम गैस को कहाँ पे हीट कर रहे हैं, हीट एक्सटर्नल सोर्स से हीट कर रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ गैस है वो सेम रहेगा, उसमें कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं आएगा। लेकिन ओपन साइकिल में जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है वो किससे मिक्सड अप होता है, एयर से भी मिक्सड अप होता है ना। एंड सिंस द गैस डजंट रिमेन सेम, कंबशन में आपका फ्यूल और गैस दोनों मिक्स होता है, इसलिए वो सेम नहीं रहते वहाँ पे। द गैस आफ्टर टर्बाइन इज पास्ड इनटू कूलिंग चैम्बर। गैस जब टर्बाइन से होके जाती है उसके बाद वो कहाँ पे जाती है, कूलिंग चैम्बर में। ठीक है, जो हम लोग ने कहा था ना लो प्रेशर स्टीम या हाई प्रेशर स्टीम, यहाँ पे क्लोज्ड में हम लोग उसको कंप्रेस, पहले वो एक्सपैंड होती है फिर कंप्रेसर में जाके कंप्रेस होती है, तो वही है ये। एंड द गैस आफ्टर टर्बाइन इज एग्जॉस्टेड इनटू एटमॉस्फेयर, और ओपन साइकिल में हम उसको एटमॉस्फेयर में लिबरेट कर देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, वर्किंग फ्लूइड इज सर्कुलेटेड कंटिन्यूसली। क्लोज्ड साइकिल गैस टर्बाइन एक क्लोज्ड लूप है, इसलिए वो सर्कुलेट होता रहता है कंटिन्यूसली। लेकिन ओपन साइकिल जो रहता है उसमें वर्किंग फ्लूइड इज रिप्लेस्ड कंटिन्यूसली। आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि ये ओपन है, ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड साइकिल में एनी फ्लूइड विद बेटर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड। आप कोई भी फ्लूइड यूज़ कर सकते हो थर्मोडायनामिक प्रोसेस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ओपन साइकिल में आपने यहाँ पे जो हम यहाँ पे कंप्रेसर में जो एयर दे रहे थे हम वही यूज़ कर सकते हैं, ओनली एयर इज़ यूज्ड एज द वर्किंग फ्लूइड। लेकिन क्लोज साइकिल में यू कैन यूज़ लिक्विड ऑल्सो। टर्बाइन ब्लेड जो है उसमें डू नॉट वेयर अवे अर्लियर एज द इनक्लोज्ड गैस डज नॉट गेट कंटेमिनेटेड। जो क्लोज्ड साइकिल है उसका जो टर्बाइन है वो काफ़ी इनक्लोज्ड है, मतलब कवर्ड है, तो उसमें जल्दी डर्ट और डस्ट बैठने का, कंटामिनेट मतलब गंदा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन ओपन साइकिल में क्योंकि वो टर्बाइन खुला रहता है और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, इसलिए वो जल्दी डस्ट और डर्ट के कांटेक्ट में आके ख़राब हो जाते हैं। द मास ऑफ इंस्टॉलेशन पर किलोवाट इज़ मोर। जो इसका इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और इसका ओपन साइकिल का गैस टर्बाइन का इंस्टॉलेशन काफ़ी कम है। मेंटेनेंस हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, और ओपन साइकिल गैस चैम्बर का जो मेंटेनेंस है वो लो है। द नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकेटिंग इंजन को जनरेशन। यहाँ पे भी दो टाइप आते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन को जनरेशन सिस्टम के। फर्स्ट है स्पार्क इग्निशन गैस सिस्टम। यू कैन सी द डायग्राम। As you can see, this is the spark ignition gas system. स्पार्क इग्निशन गैस सिस्टम कैसे होता है, जैसे कि आप अपनी गाड़ी को स्पार्क प्लग से स्पार्क देते हो, है ना, पेट्रोल इंजन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे किसी कार को आपको इग्नाइट करना है तो आप क्या करोगे, उसको स्पार्क प्लग से आप उसको जनरेट करोगे। ठीक है, जिसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है, तब जाके वो स्पार्क उसमें होती है। सच स्पार्क को हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्टली फ्लेमेबल गैस को या बर्नर वगैरह में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो स्पार्क इग्निशन गैस सिस्टम होता है, इस टाइप के इंजन्स जो होते हैं इनकी एफिशिएंसी नियरली 35% रहती है, बट लो कॉस्ट किलोवाट कंपेयर टू कम, मतलब इनका जो एफिशिएंसी वो थोड़ी कम रहती है। टेम्परेचर रेंज कितना है इनका, 70 to 80 डिग्री सेल्सियस इनका हमको टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, और ये बढ़ सकता है 11 डिग्री सेल्सियस तक। इस साइज़ की जो इंजन इस इंजन की जो साइज़ होती है वो 4 मेगावाट तक की हो सकती है। स्पार्क इंजन को हम लोग ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के लिए लो, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि टरबाइन से हम लोग लो प्रेशर स्टीम लेते हैं। तो जब हम लो प्रेशर स्टीम लेते हैं तो वो हम कैसे लेते हैं,
ये इसके स्पार्क इग्निशन गैस सिस्टम के यूज़ से, ठीक है। सो स्पार्क इग्निशन गैस इंजन आर यूज टू एक्सट्रैक्ट लो प्रेशर स्टीम और लो टेम्परेचर हॉट वाटर ऑन साइट में ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे काम आता है। कहाँ पे इसका यूज़ है, एरिया ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, ये को जनरेशन प्लांट, जो स्मॉल कैपेसिटी ऑफ को जनरेशन प्लांट होती है वहाँ पे इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशर इग्निशन इंजन जो होते हैं इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो हार्डली 35 to 40% एफिशिएंसी होती है, ठीक है। ये डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन होते हैं जो कि हम लोग टर्बोचार्जर, इंटरकूलर फिटिंग वगैरह के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रेशर इग्निशन इंजन जो होता है वो एक तरह का डीजल इंजन होता है। जो डीजल इंजन हम यूज़ करते हैं आपने देखा होगा, उसका यूज़ हम इसी को बोलते हैं। कंप्रेशन इंजन इज़ नथिंग बट अ डीजल इंजन, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती है, मतलब इसमें हम अल्टरनेट फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसका जो आउटपुट होता है, फुल आउटपुट कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग द सेम विच प्रूव्स यूजफुल फॉर कर्टेलिंग द कॉस्ट ऑफ अ गैस टाइप, मतलब ये काफ़ी एफिशिएंट है यूज़ करने में। कंप्रेशन इग्निशन रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स कूलिंग सिस्टम एज़ कम्पेयर टू, मतलब इसको जो है काफ़ी, इसका कूलिंग सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू इग्निशन गैस इंजन। ये इसका जो यूज़ है वो हम लार्ज कैपेसिटी ऑफ को जनरेशन प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। इसका हम जैसे कि स्पार्क इंजन हम छोटे स्मॉल कैपेसिटी ऑफ को जनरेशन प्लांट में यूज़ करते हैं, वैसे ही इसका हम लोग लार्ज कैपेसिटी को जनरेशन प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। देर इज़ नो नीड ऑफ डिटेल इन दिस टॉपिक, बस जितना यहाँ पे है रिटन उतना ही इम्पॉर्टेंट है एज पर योर सिलेबस। सो व्हाट आर द फैक्टर्स गवर्निंग द सिलेक्शन ऑफ कोजनरेशन सिस्टम। कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप कोजनरेशन सिस्टम सेटअप करना चाहते हो या किसी साइट पे आपको कोजनरेशन प्लांट का सेटअप लगाना है, इंस्टॉलेशन करना है, तो कौन कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं। पहला है हीट पावर रेशियो, मतलब आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे मैच होने चाहिए एक दूसरे से। हीट पावर रेशियो कि इतना हीट जनरेट होगा तो इतनी पावर आपकी जनरेट होगी, पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए। लोड पैटर्न, कौन से टाइप का लोड है आपका, ठीक है। टाइप ऑफ लोड कौन सा है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल है, वो इम्पोर्टेंट है। टाइप ऑफ फ्यूल, आप कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हो, आप रिन्यूएबल फ्यूल यूज़ कर रहे हो, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल यूज़ कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर जनरली द टाइप ऑफ फ्यूल इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू कॉस्ट पर डिपेंड रहता है कि आपको कौन सा फ्यूल यूज़ करना है। द क्वालिटी ऑफ थर्मल एनर्जी, अगर आप कोल यूज़ कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि उससे जो स्टीम जनरेट होगा वो हाई प्रेशर पे रहेगा कि लो प्रेशर पे रहेगा टेम्परेचर वाइज। इलेक्ट्रिसिटी बाई बैक, अगर आप किसी जगह पे को जनरेशन का प्लांट सेटअप लगा रहे हो तो आप उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्या उसके सामने लोड है, क्या मतलब कितने किलोमीटर्स के दूरी में लोड्स कनेक्टेड हैं, सप्लाई आप कैसे दोगे कंज्यूमर को, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ग्रिड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी, आपको इसको ग्रिड के साथ कनेक्ट करना है। ग्रिड के साथ हम तब कनेक्ट करते हैं जब आपकी एनर्जी कुछ बचती है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कुछ आपकी सरप्लस एनर्जी बचती है और फिर आप उसको ग्रिड को देते हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी सेटअप बहुत ज़रूरी होता है। एडवांटेज ऑफ को जनरेशन दोनों दे सकता है, पावर और हीट। लेस कॉस्टली है क्योंकि हम यहाँ पे एक ही फ्यूल से दो चीज़ जनरेट कर रहे हैं तो लेस कॉस्टली है। एफिशिएंसी काफ़ी हाई रहती है इसकी, वेस्टेज बहुत ही कम है। एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि जो स्टीम हम एटमॉस्फेयर में लिबरेट कर रहे होते हैं वो स्टीम को हम कहीं और पे यूज़ कर रहे हैं तो उससे पॉल्यूशन बहुत कम हो जाता है। जितना ज़्यादा आप उसका यूज़ करोगे प्राइमरी एनर्जी को जनरेट करने में उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सेपरेट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट से ज़्यादा अच्छा हमारा को जनरेशन है। सिस्टम में हीट जो जनरेट होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्रोडक्ट प्रोसेस का। मतलब हीट हमारा मेन प्रोडक्ट है और उसका बाई प्रोडक्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी।
Due to decentralization of electricity, it's avoid transmission losses and make system more flexible. क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टीम का यूज़ कर रहे हैं और फिर स्टीम को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो लॉसेस जो होती है वो बहुत कम हो जाती है इसमें. Summary: in this video you have learned about the classification of cogeneration concept, process and principal advantage. PO mapped here is PO1, PO3, PO10 and PO1. Next slide will be on tariff and its objective. Thank you and keep learning.